यू आर लुकिंग सो प्रिटी शनाया, शादी किसकी है? तुम जा कहाँ रही हो? तुम्हारे किसी फ्रेंड वगैरह की शादी है? ये बात तो तुमने मुझे बताई ही नहीं। उसे मोबाइल से किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी तो ज़बर के कान खड़े हो गए। मिकी, मेरे फ्रेंड की शादी है। तुमने कल वाली तस्वीरें देखी? उसमें मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ ना। और आज की ड्रेस बहुत हैवी है, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने इसके साथ हाई हील शूज़ पहने हैं। वेट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो अपने मोबाइल का कैमरा अपने पैरों की तरफ ले जाते उस मिकी नामी लड़के को अपने जूते दिखा रही थी। जब वो ध्यान सामने की तरफ उठा, ज़बर आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। मिकी, ये जगह कंफर्टेबल नहीं है, मैं ऊपर रूम में चलकर तुमसे बात कर लेती हूँ, वो कहकर उठने लगी थी जब ज़बर तेज़ी से उसके पास आया और उसके हाथ से मोबाइल लेकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका। वो एक लम्हे में चकनाचूर हुआ था। कौन था जिसे अपना रंग रूप दिखा रही थी तुम? टेल मी, किससे बातें कर रही थी तुम? वो गुस्से से उससे पूछने लगा था। हाँ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी मनकोहा किसी और को अपने हुस्न के एक एक पहलू से रुशनास कराए। कज़न ब्रदर। उसके गुस्सा होने पर वो रूहानी अंदाज में बोली, जबकि साथ में ब्रदर का लुकमा लगाने पर वो ज़रा रिलैक्स हुआ। वो जो कोई भी था उसकी नज़र में उसका भाई था। कौन है ये कज़न ब्रदर? और इस कज़न को वीडियो कॉल क्यों की थी तुमने? और इस तरह अपनी तैयारियां क्यों दिखा रही थी उसे? वो भी अब उसी अंदाज में पूछने लगा। क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। वो मुझे रिमार्क कर रहा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो घबराए लहजे में बोली। न जाने उस इंसान से उसे इतना खौफ क्यों आता था। तो डार्लिंग, मुझसे पूछो ना कि तुम कैसी लग रही हो। इस तरह फजूल लोगों पर अपनी तवानाई क्यों वेस्ट कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस खूबसूरत ड्रेस में कितनी हसीन लग रही हो। और वैसे भी ऐसे सवाल सिर्फ शोहर से पूछने चाहिए, हरेरे गहरे से नहीं। वो उसे देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला था। कौन है तुम्हारा ये कज़न जिसे मैं भी नहीं जानता? वो उसकी तरफ देखते सवालिया अंदाज में बोला। मेरी फूफो के बेटे हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो एक लम्हे में समझ गया कि यकीनन ये उनका यही भांजा था जिसका जिक्र वो उसके सामने 2-3 दफ़ा कर चुके थे, यानी जिसके साथ वो उसकी बीवी को बांधने का इरादा रखते थे। आज के बाद ना तो तुम्हें इसका फ़ोन आना चाहिए और ना ही तुम इससे बात करोगी। आई मेरी बात में समझ? वो बहुत नरमी से उसे समझा रहा था जबकि वो उसे घूर रही थी। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। एक औरत का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उसका शोहर होता है, और ये बात तुम अब हमेशा याद रखोगी। और अपनी तैयारी करो, हम दोनों ढाका जा रहे हैं। उसकी तरफ देखते हुए बोला। ढाका? वो क्या होता है? ढाका? वो क्या होता है? आउट ऑफ कंट्री है क्या? वो हैरानगी से पूछने लगी। इससे पहले यकीनन उसने ये नाम तक नहीं सुन रखा था। नहीं, ढाका आउट ऑफ कंट्री नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में। और अब हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है कि तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जाऊँ। सो तुम तैयार हो? आज वलीमे के बाद हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। वो पुरसकून अंदाज में बोला। क्या बाबा ने कहा है? अगर पापा ने कहा है तो फिर सही कहा होगा, लेकिन मुझे कोई मारने की कोशिश करेगा, मैं तो इतनी क्यूट हूँ ना। वो कंफ्यूज से अंदाज में बोली तो अपने बारे में उसके ये अल्फाज सुनकर वो हैरान तो ज़रूर हुआ था। तुम्हारा कोई दुश्मन ना सही, लेकिन तुम्हारे पापा के तो दुश्मन है ना, प्यारी सी लड़की। और अब तुम्हारे प्यारे से पापा चाहते हैं कि तुम महफूज हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ढाका लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि एक शोहर से ज़्यादा उसकी बीवी का और कोई हमदर्द नहीं होता। उसने बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। उसके बाबा ने कहा था उसके साथ जाने के लिए तो उसे कोई एतराज़ ना था। उसके बाबा कभी उस पर कोई ख़तरा नहीं आने दे सकते थे, और यकीनन अब तो ये शख्स भी उनके लिए ट्रस्टेबल था। लेकिन वो अच्छा नहीं था। उसने इसका इतना खूबसूरत फ़ोन तोड़ दिया था, उसकी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें। सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हारे फ़ोन को मार दिया, लेकिन फ़िक्र मत करो, उसकी सांसें अभी बाकी हैं, मैं इसकी जान बचा लूँगा। वो अपने फ़ोन को देख रही थी जब उसने उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, और फिर आहिस्ता से उसके तरफ झुकते हुए एक छोटा सा बोसा दिया। इससे पहले कि वो पीछे हटती, उसे इबादत सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी, जबकि वो ऊपर की तरफ देखे बिना ही ज़मीन से फ़ोन उठाता बाहर निकल गया। जबकि वो कितनी देर अपने लबों पर हाथ रख के उसे महसूस करती रही। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कल रात मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो पूरे यकीन से कह रही थी, जबकि सामने खड़ा शख्स दिलचस्पी से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मतलब तुमने मुझे महसूस तक नहीं किया? और फिर से वो उसे कन्फ्यूज़ करने लगा था। नहीं, मैं इतनी अनजान नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया होता तो क्या होता? उसके कान के बेहद करीब गुनगुनाया, अंदाज में शरारत थी। मुझे पता चल जाता, वो घबरा कर बोली और उससे फासला बनाते दूर हटी कि अचानक उसने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब खींचा। मैं कल रात तुम्हारा लिबास तब्दील कर चुका हूँ, क्योंकि तुम अपने कपड़ों में बिल्कुल भी ईजी महसूस नहीं कर रही थी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम पहली ही रात बेसकून होकर गुजारो। तुम सच बोल रहे हो? उसने हैरानगी से पूछा। अगर तुम चाहो तो मेरी इस बात पर यकीन करने की बजाय अपने ख्यालों पर यकीन करो। यकीन करो, मुझे बहुत
बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम ये सोचोगी कि तुम्हारे बदन के एक एक हिस्से पर दामियार शाह अपनी मोहर लगाकर तुम्हें अपना बना चुका है। इससे ज़्यादा शायद मेरे लिए कोई और एहसास खुशकुन नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत पड़े। मेरी जान, ये आंसू मत बहाओ। वो उसके पास आता, उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसके आंसू साफ करने लगा। फिर न जाने किस एहसास के तहत वो उसके बहते हुए रुखसार पर झुककर अपने लब रख चुका था। अंदाज में बला की नरमी थी और वो उसे बेहद मोहब्बत से छू रहा था। खुदा की कसम, कल रात मैं तुम्हारे इतने करीब भी नहीं आया। मैंने कल रात तुम्हारी खुशबू तक महसूस नहीं की। उस रात इस बंद कमरे में कमरे की लाइट ऑफ करके तुम्हारे कपड़े चेंज किए, और कल रात भी मैंने किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की। कमरे की लाइट ऑफ करते तुम्हारे कपड़े बदले हैं। यकीन करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें नज़र भर कर शोहर की निगाह से देखूंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार ख़त्म करते हुए मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बहुत पास आना चाहता हूँ। आज की ये रात मेरे लिए बहुत अहम होने वाली है। खुदा के लिए आज मेरे जज्बात का कत्ल मत करना। मैं शायद हर बार मुस्कुराकर पीछे ना हटूं। मैं महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे दिल की पूरी रजामंदी से तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम कोई मासूम छोटी बच्ची नहीं हो। जज्बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं तुम्हें, और मैं चाहता हूँ तुम अपने शोहर के जज्बात को समझो। मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं करता हूँ ईज़ा, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रात हमारी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात होगी। वो मुस्कुराकर अपनी बात करता कमरे से निकल गया, जबकि कितनी देर वो बुत बनी खड़ी रही। खुद उसने उस शख्स को अपना आप कल रात पेश किया, और अब वो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कल रात दामियार शाह ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उस शख्स पर वो यकीन नहीं करती थी, लेकिन इस बात पर वो यकीन कर चुकी थी, और ये जानकर उसे अच्छा लगा था कि उस शख्स ने उसकी इजाज़त के बगैर उसे हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब आगे के बारे में सोचकर उसे डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ये शख्स उसके करीब आए, लेकिन अब वो उसका शोहर था, वो उसे रोक भी तो नहीं सकती थी। कल रात तो उसने बहुत बहादुर बनकर उसके नाम चिट लिख दी थी कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, और अब जब उसने कुछ नहीं किया तो उसे उससे खौफ आने लगा। नहीं दामियार शाह, तुमने अपना मौका खो दिया। अब तुम्हें इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। तुम मुझसे मेरी मर्ज़ी जानना चाहते हो ना? तुम मेरी मर्ज़ी से करीब आना चाहते हो ना? तो ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं कि तुम मेरी इजाज़त से मेरे करीब आ सको, क्योंकि तुम्हें अपने पास महसूस करना भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं, मुझे तुम्हारा साथ मंजूर नहीं है, किसी कीमत पर मंजूर नहीं। वो जैसे खुद से अहद कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने खुद को संभाल कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर जीनत बीबी खड़ी थी। जी ज़ीनत बीबी, वो उनकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। ये मेहरबान औरत उसे बहुत अच्छी लग रही थी। बीबी जी, वो ब्यूटी पार्लर वाली आई है आपको तैयार करने के लिए। आप बैठे हैं, अभी चाय नाश्ता कर रही है, मैं उसे ऊपर भेजती हूँ। वो उसकी तरफ देखते बोली तो उसने हल्का सा सर हिला दिया। यानी कि वलीमे की रस्म शुरू होने वाली थी, और यकीनन उसके सारे घर वाले भी आने वाले थे। बस इसी उम्मीद के साथ वो फ़ौरन ही उन्हें ऊपर बुलाने का कह चुकी थी। वलीमा शुरू हो चुका था। बहुत बड़े पैमाने पर वलीमा मुनक्किद किया गया था। दामियार शाह का वलीमा सुनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, मॉडल, सिंगर्स सब लोग इस महफिल में शामिल थे। ये महफिल उनके हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न थी। आधे बरहना जिस्म लिए एक्ट्रेसेस इधर से इधर घूम रही थी, जबकि अम्मी, चाची और दादी तो तौबा तौबा कर रही थी। उन चारों ने तो जैसे ब्लू डिनर सूट जेब तन कर रखे थे, जबकि बाबा का लिबास भी उससे मिलता जुलता था, बस कलर थोड़ा अलग था। शनाया, इबादत, जोरिश और अरूश ने एक जैसी लॉन्ग फ्रॉक्स पहन रखी थी। नीचे चूड़ीदार पजामे थे। उनका डिज़ाइन एक जैसा था, लेकिन कलर अलग अलग। ये लड़की एक्टर है ना? उसने इस फिल्म में इसने उस फिल्म में काम किया। शनाया कुछ सोचते हुए इबादत से बोली, इतनी फजूल एक्टर है ना, इसे एक्टिंग करने की ज़रा भी सेंस नहीं। उसके मुकाबले का हीरो 1000 गुना बेहतर था। मैं तो इतना पछताई थी अपने 2 घंटे बर्बाद होने पर। उस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी था, और तुम्हें पता है वो सॉन्ग इस लड़की ने किया था। उसने दूसरी लड़की की तरफ देखते इशारा किया। वाह यार, इस पार्टी में तो सारे शोबिस के लोग आए हुए हैं। वो देखो, राबिया राजपूत। अब की दफ़ा उसने एक और लड़की की तरफ इशारा किया जिसने ब्लू कलर की ब्लैकलेस ड्रेस पहन रखी थी, और हंस हंस कर वहाँ मौजूद मर्दों से बातें कर रही थी। बहुत बड़ी मॉडल है ये, और मैंने सुना है कि जल्दी फिल्मों में भी आने वाली। वो काफ़ी दिलचस्पी से इबादत को बता रही थी। हाय ज़रान, वो उसके साथ बातों में लगी थी जब एक लड़की आधी बरहना हालत में आकर ज़रान के गले में अपनी बाहें डाल चुकी थी। मेकअप की काफ़ी सारी तह लगे होने की वजह से वो एक लम्हे तक तो उसे पहचान ही नहीं सकी थी। मिस ज़िबाइश खान, उसके पास आकर रुकने वाली मॉडल को भी वो पहचान चुकी थी, जबकि ज़बर काफ़ी सब्र से उसकी बातें सुन रहा था। हाय ज़िबाइश, कैसी हो तुम? वो उसे खुद से दूर करती जैसे खुद पर ज़ब्त कर रहा था।
जैसे अचानक ही इबादत का ध्यान सामने सीढ़ियों से दामियार के साथ उतरती लाइट पिंक लहंगे में खूबसूरत सी इज़ा पर गया, जो उन लोगों को देखते ही खिल गई थी। उसके सारे भाई आए थे, बल्कि घर के सब लोग वहाँ मौजूद थे। जाओ तुम अपने घर वालों से मिल लो, मैं ज़रा अपने मेहमानों को अटेंड करता हूँ। उसके चेहरे की खुशी देखते दामियार फ़ौरन बोला, तो उसने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। नहीं दामियार शाह, तुम कहीं नहीं जाओगे, बल्कि तुम मेरे साथ नीचे चलोगे और मेरे सब घर वालों से बहुत अच्छे से मिलोगे, ताकि ये जो ड्रामा मैंने और तुमने मिलकर शुरू किया है उसे अच्छे से ख़त्म कर सकें। इन शॉर्ट, मैं अपने घर वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। सो मेरे साथ चलो और सबके सामने हम दोनों एक हैप्पी कपल की अदाकारी करेंगे। लेट्स गो। उसने मुस्कुराते हुए उसके बाजू में अपना हाथ डाला तो वो भी मुस्कुरा दिया। कल रात तुमने बेहोशी की गोली खाकर ना सोती ना इज़ा, कल रात तुम बेहोशी की गोली खाकर ना सोती इज़ा, तो यकीन करो हमें अदाकारी की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखते उसके गाल पर झुका, जबकि उसका यूं सरेआम उसके गाल को चूमना उसे नर्वस कर गया। सबके सामने उसके गाल सुर्खी छलकाने लगे, जबकि वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे उसकी फैमिली की तरफ ले जाने लगा था। इज़ा बहुत खुशी से उन सब से मिली थी। उसके चेहरे पर एक रौनक सी थी, खुशी सी थी, और अब वो खुशी अपने भाइयों को देखकर थी या फिर दामियार के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करके, वो अंदाज़ा नहीं लगा सके थे। हाँ, लेकिन उसे खुश देखकर एक पुरसकून सा साया लहराया था उनके चेहरों पर। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी हसीन लग रही है, दादी ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा। वो बारी बारी सबसे मिली, जबकि दामियार पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। आई कैंट बिलीव, दामियार शाह की शादी तुम्हारी बहन के साथ हुई है। जी 22 जो जर्रान के बिल्कुल साथ खड़ी थी, उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, अगर मैं बिलीव, इसमें बिलीव ना करने वाली कौन सी बात है जी 22 जी? शनाया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जबकि पहली दफ़ा उन सबके बीच में वो उसे खुद से ज़्यादा हसीन कोई लड़की महसूस हुई। मतलब जिस तरह जरान की पर्सनालिटी है, वो दामियार शाह जैसी पर्सनालिटीज़ को लाइक नहीं करता, इसलिए पूछ लिया। मैं वो कम आवाज़ में ही बोली थी वो इसलिए पूछ लिया मैंने, वो कम आवाज़ में ही बोली थी ताकि जरान या फिर सामने सवाल पूछने वाली शनाया के अलावा कोई ना सुन सके। लेकिन इबादत भी जरान के बिल्कुल पास ही खड़ी थी और किसी दूसरे की उसे परवाह नहीं थी। लेकिन अपनी बातें वो दामियार शाह के कानों तक नहीं लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि दामियार के साथ उसे आगे बहुत काम करना था। आखिर उसकी एडवर्टीज़मेंट कंपनी में वो जल्दी बतौर मॉडल काम करने वाली थी और दामियार शाह उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत दे रहा था। वैसे तो जिस तरह से जरान भैया की पर्सनैलिटी है, उनकी आप जैसी कोई फ्रेंड होगी, इस बात पर मैं भी बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन आंखों देखा यकीन करना पड़ रहा है। वो बड़ी मासूमियत से आंखें पटपटाते बोली। तो जहाँ जरान के लबों पर मुस्कुराहट आई, वहीं इबादत अपनी हंसी छुपाने के लिए फ़ौरन चेहरा फेर गई। व्हाट डू यू मीन, कैसी है मेरी पर्सनैलिटी? वो एक अंदाज से उसके पास आते हुए पूछने लगी। मुझे झूठी तारीफ करने की आदत नहीं है, और अगर मैं सच में बोलूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। वो बिना लिहाज के बोली। तो अब की दफ़ा उसकी इतनी मासूमियत को बर्दाश्त ना करते ज़बर ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी दूसरी साइड पर खींच लिया। क्या मतलब है इसका, कैसी है मेरी पर्सनैलिटी, कहना क्या चाहती है वो बेचैनी से पूछने लगी। कुछ नहीं बच्ची है, जाने दो, जरान ने मुस्कुराकर जैसे बात ही खत्म कर दी। तुम्हारी कज़न सिस्टर है क्या? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। भाभी है मेरी, मेरे छोटे भाई ज़बर की मनकुआ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह नाइस, वो बस इतना ही जवाब दे पाई थी। मुबारक हो दामियार सर, बहुत खुशी हुई आपकी शादी के बारे में सुनकर। वैसे कब तक कंवारे रहकर लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिरानी थी, अब तो आपका भी हक बनता था। एंड आई मस्ट से, जर्रान की बहन अच्छी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वो बड़े खुशामदी अंदाज में गोया। शुक्रिया ज़िबाइश, और मुझे पता है वो कैसी है, किसी की बहन होने या ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो हर, उसने मुस्कुराकर इज़ा की तरफ देखकर कहा। तो वो भी जवाब में मुस्कुराई। आप सबके आने का शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। इज़ा जान, कुछ लोगों से मिलवाना है तुम्हें, उसने इज़ा के कान के करीब सरगोशी की। नहीं, मुझे नहीं आना कहीं पर भी, मैं यहीं रहूँगी अपनी फैमिली के साथ। मुझे वैसे भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इतने अनजान लोगों के साथ। मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ। वो फ़ौरन इनकार कर गई। इज़ा बच्चे, तुम दामियार के साथ जाओगी तो तुम्हें पहचान होगी ना लोगों की, और वैसे भी शोर के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। बाबा ने उसे टोक कर कहा। ओ नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, अगर इज़ा नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं भी जान छुड़वाने वाला हूँ, बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। वो मुस्कुराकर कहता वहाँ से निकल गया, जबकि इज़ा पुरसकून सी होकर अपने साथ खड़ी इबादत, अरूश और शनाया से बातें कर रही थी, जबकि जोरिश मुसलसल उसके चेहरे पर कुछ अलग खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट नकली या झूठ लग ही नहीं रही थी, कुछ भी दिखावा नहीं लग रहा था।